नमस्कार, मैं हूं शिवम यादव। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे इस खास कार्यक्रम में। दक्षिण के महत्वपूर्ण राज्य तेलंगाना की आज हम बात करेंगे, जहां पर कांग्रेस पार्टी अप्रत्याशित जन समर्थन हासिल कर रही है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्योंकि हमें तेलंगाना की तासीर को समझने की जरूरत है। मैं इस राज्य की मौजूदा चुनावी स्थिति के बारे में आपको बताना चाहता हूं। तेलंगाना में जब आप उम्मीदवारों की सूची का विश्लेषण करते हैं तो आपको पता चलता है कि बीजेपी ने 119 विधानसभा सीटों में से 40 पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रखी है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी, बसपा और AIMIM भी कुछ सीटों पर वोटों का बंटवारा कर सकती है। यानी यहां पर त्रिशंकु मामला बनता है। अब ये स्पष्ट है कि तेलंगाना के 1/3 निर्वाचन क्षेत्रों में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। कैसे, मैं आपको बताऊं। जबकि सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी BRS और कांग्रेस या अन्य पार्टियों की मौजूदगी बाकी सीटों पर सीधी लड़ाई दिखा रहे। सत्तारूढ़ BRS सभी 119 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जो कांग्रेस है वो 118 सीटों पर तेलंगाना में मैदान में है। और कोठागुडेम सीट अपने गठबंधन सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI के लिए उसने छोड़ी हुई है। भाजपा ने 111 निर्वाचन क्षेत्रों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि बाकी सीटें जो हैं उसने अपने गठबंधन सहयोगी, जिसमें पवन कल्याण की पार्टी है जल सेना, उसके लिए छोड़ दी है। बहुजन समाज पार्टी ने तेलंगाना में 107 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और CPIM 19 सीटों पर अपने कैंडिडेट यहां पर उतारकर मैदान में है। अभी जो त्रिकोणीय सीटें हैं वो 40 तो ऐसी सीटें हैं जहां पर मामला त्रिकोणीय है। भाजपा लगभग 40 निर्वाचन क्षेत्रों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, यानी इसको वोट मिल रहे हैं, जबकि जो बाकी 79 सीट्स हैं वहां पर सीधे BRS और कांग्रेस के बीच लड़ाई है। इस बार जहां भी भाजपा को कुछ जन समर्थन हासिल है वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। जैसे ही पूर्ववर्ती जिले निजामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद, ग्रेटर हैदराबाद, महबूबनगर और वारंगल का जो इलाका है, कम्युनिस्ट पार्टियां जिनकी पूर्ववर्ती खम्मम और नलगोंडा जिलों में कुछ उपस्थिति है, वहां त्रिकोणीय मुकाबले होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस बार। हालांकि यहां पर भाजपा की उपस्थिति बिल्कुल है नहीं। आदिलाबाद जिले की सिरपुर कागजनगर सीट पर BRS और कांग्रेस उम्मीदवारों को IPS अधिकारी से नेता बने और बसपा के राज्य प्रमुख RS प्रवीण कुमार से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। और उसी जिले में जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं वहां पर वो हावी, जैसे खानापुर, बोथ और मुदोल जैसी सीटों पर BRS और कांग्रेस के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है। जबकि मंत्री इंद्रकरण के प्रतिनिधित्व वाले निर्मल निर्वाचन क्षेत्र में भी भाजपा लड़ाई में है। कामारेड्डी से तत्कालीन निजामाबाद जिले में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के प्रवेश ने पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्रों पर भी लोगों का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया है। यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार राज्य पार्टी प्रमुख A रेवंत रेड्डी हैं और भाजपा उम्मीदवार भी यहाँ उनके लिए कुछ परेशानी पैदा कर सकते हैं। आमूर, बोधन, निजामाबाद शहरी, बांसवाड़ा और बालकोंडा निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा मजबूत है। यहाँ पर मामला त्रिकोणीय हो गया है। तो बीजेपी का अगर असर देखें तो संयुक्त करीमनगर में 3 तरफा लड़ाई दिखाई दे रही है, क्योंकि भाजपा सांसद बंटी संजय और धनपुरी अरविंद मैदान में है और उनकी उपस्थिति से पार्टी कैडर में एक जोश है, एक उत्साह है, वो जुट के लड़ रहे हैं। करीमनगर, कोरुटला, जातित्याल, बेमुलाबाड़ा और फजूराबाद प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां भाजपा को एक असर दिखाई दे रहा है और यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला। फजूराबाद में 2020 में एक हाई वोल्टेज उपचुनाव हुआ था, जहां पर मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद ईटाला राजेंद्र ने BRS छोड़ दिया और बीजेपी में वो शामिल हो गए और फिर यहाँ से वो जीत। बावजूद इसके कि पूरे राज्य की ताकत और मशीनरी का इस्तेमाल उस चुनाव में BRS ने किया था अपने उम्मीदवार को जिताने के, लेकिन यहाँ पर बीजेपी जीत गई। CPIM का अगर हम पूरा खेल देखें तेलंगाना में, तो जो संयुक्त खम्मम है वहां पर BRS और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। हालांकि CPIM दोनों प्रमुख दलों के वोट शेयर में थोड़ी थोड़ी सेंध जरूर लगा सकती है। नलगोंडा जो लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ रहा है, वहां तीसरी पार्टी CPIM भी वोटों का बंटवारा कर सकती है। हालांकि कांग्रेस और BRS यहां मुख्य प्रतिद्वंदी हैं। इसी तरह से सूर्यापेट निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर जहां भाजपा उम्मीदवार को मजबूत माना जा रहा है, बाकी जगहों पर एवरेज स्थितियां हैं। BRS संयुक्त महबूबनगर जिले में बड़ी जीत हासिल करने की उम्मीद कर रही है, लेकिन 2009 तक वहां अपनी उपस्थिति को देखते हुए कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि वो यहां जीत सकती। कांग्रेस अध्यक्ष जो राज्य के हैं रेवंत रेड्डी, वो यहीं से आते हैं। हालांकि उनका निर्वाचन क्षेत्र कोंडंगल है, जो आप विकाराबाद जिले का हिस्सा बन गया है। ग्रेटर हैदराबाद की अगर बात करें तो यहां भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसमें ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो पार्टी है, जिसको शॉर्ट में AIMIM कहते हैं, यहां पर BRS और बीजेपी सभी अच्छा प्रदर्शन करेंगे ऐसा लग रहा है। तो ये तो मौजूदा चुनाव की स्थिति है, लेकिन जो एक और अहम फैक्टर है तेलंगाना में, उसके बारे में भी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि
एक और जो महत्व अहम फैक्टर है वो है ओवैसी से जुड़ा हुआ। ओवैसी तेलंगाना के ऐसे नेता हैं जिनका असर या उनकी मौजूदगी देश के कई हिस्सों में दिखाई देती है। आप उत्तर प्रदेश जाइए, आप बिहार जाइए, आप पश्चिम बंगाल जाइए, आप दिल्ली जाइए, आपको ओवैसी दिख जाएंगे, सोशल मीडिया पर बड़े मशहूर रहते हैं। लेकिन जब हम तेलंगाना के संदर्भ में बात करते हैं तो तेलंगाना में 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान ओवैसी के सामने एक विकट परिस्थिति आ गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बदली हुई रणनीति उनके अपने वोट बैंक में सेंध लगाने का काम कर रही है। तेलंगाना में मौजूदा चुनाव और इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक मुश्किल है और अपनी जमीन बचाने की लड़ाई है। आप ग्राउंड रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो ग्राउंड रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि पिछली बार हैदराबाद ओल्ड सिटी में जो 7 सीटें उन्होंने जीती, वहां पर वो इस बार भी मजबूत हैं। लेकिन वो सिर्फ इन 7 सीटों पर मजबूत रहना नहीं चाहते, वो बाकी सीटों पर भी चाहते हैं कि उनका असर हो, और इसलिए ओवैसी चाहते हैं कि तेलंगाना में केसीआर मुख्यमंत्री बने एक बार फिर से। इसलिए इस चुनाव में कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच सबसे तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है, और इन चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी वो सीटों पर भी रैलियां कर रहे हैं जहां पर उनके कैंडिडेट नहीं खड़े हुए हैं। इसलिए रैलियां कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम जो वोटर है वो कहीं बीआरएस की जगह कांग्रेस में न शिफ्ट हो जाए। उदाहरण के लिए विकाराबाद में अपनी रैली में बीआरएस सरकार के अल्पसंख्यकों के लिए किए गए काम इन्होंने गिनाए जहां पर उनका कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है। योजनाओं से उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय कितने लाभार्थी हुए केसीआर की योजनाओं से, इसके आंकड़े पेश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। मुशीराबाद एक जगह है जहां पर उन्होंने अपने भाषण में कहा कि इस साल किस तरह मिलादुन नबी जुलूस को टालने की पहल की गई ताकि हिंदू समुदाय के गणपति जुलूस में खलल न पड़े। खैरताबाद में उन्होंने एक रैली की और बताया कि कैसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने यूएपीए पास करने में भूमिका निभाई, और लोगों को उन्होंने चेतावनी दी कि वो इन पार्टियों का समर्थन ना करें क्योंकि इस कानून का इस्तेमाल मुसलमानों को गलत तरीके से जेल में डालने के लिए किया जा रहा है। यानी वो कांग्रेस के पास मुसलमानों को जाने देना नहीं चाहते। अपने कम से कम 2 भाषणों में उन्होंने निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद टाउन, मुधोल, कोरातला, गोशा महल, मुशीराबाद और करीमनगर शहर के लोगों से एकजुट होकर वोट डालने और बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हराने की अपील। यानी सीधे सीधे वो चाह रहे हैं कि बीआरएस जीत जाए। इसके पीछे ओवैसी का भी एक अपना मत। ओवैसी के नजरिए से अगर देखें तो बीआरएस की जीत का एक पहलू बीआरएस की बनावट से जुड़ा है। बीआरएस लीडरशिप एआईएमआईएम के साथ एक पार्टनर की तरह बर्ताव करती है, न कि उत्तर की सेकुलर पार्टियों की तरह राजनीतिक अछूत के। इसलिए वो ये चाहते हैं कि बीआरएस के साथ जो उनका अलायंस है वो बना रहे। आपको याद होगा कि जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री लखनऊ गए तो उन्होंने बेटा कहा था ओवैसी को, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो अखिलेश यादव का समर्थन करने के लिए जब गए थे लखनऊ में, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा था कि ओवैसी जो है वो तेलंगाना के बेटे हैं और राष्ट्रीय राजनीति पर मुसलमानों की राजनीतिक आवाज भी है। ये बताती है चीजें कि ये स्वाभाविक जो अलायंस है वो इस बार इसलिए मुसीबत में है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अपना पंजा गाड़ दिया है। दूसरा पहलू ये भी है कि बीआरएस तेलंगाना को कैसे देखती है, इसका परिप्रेक्ष्य क्षेत्रीय गौरव का है, और ये तेलंगाना को भारतीय राष्ट्रवाद से मुकाबले के नजरिए से नहीं देखती। उदाहरण के लिए बीजेपी और यहाँ तक कि एक हद तक कांग्रेस के उलट बीआरएस निजाम काल के बारे में नकारात्मक लहजे में बात नहीं करती और स्वीकार करती है कि तेलंगाना आज जो है उसमें उस शासन का योगदान है। बहुत से एआईएमआईएम के समर्थकों को लगता है कि निजाम विरोधी भावनाओं को संभावित रूप से तेलंगाना के मुसलमानों के खिलाफ हथियार बनाया जा सकता है, और इतिहास के उस दौर के बारे में कम ध्रुवीकरण का नजरिया रखने वाली पार्टी सबसे सही यही यानी बीआरएस। कांग्रेस एआईएम की कड़वाहट नामपल्ली सीट पर सबसे ज्यादा उजागर होती है। नामपल्ली सीट के बारे में स्पेशली आपको बता, नामपल्ली को एक ऐसी सीट माना जाता है जहां कांग्रेस के पास एआईएमआईएम की पहले से जीती दूसरी सीटों के मुकाबले उसे परेशान करने का ज्यादा मौका। यहां कांग्रेस उम्मीदवार फिरोज खान ने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार विवादित बयान दिए हैं और मजबूत भी हैं वो काफी। कांग्रेस के फिरोज खान को नामपल्ली के मतदाताओं के एक वर्ग को तालिबानी या कट्टर मानसिकता वाला कहने पर उनकी कड़ी आलोचना हुई। इसका एआईएम ने काफी विरोध किया। ओवैसी ने फिरोज खान को आड़े हाथ बन लिया और उन पर आरएसएस की भाषा बोलने का आरोप लगा दिया गया। हैदराबाद के पूर्व मेयर और एआईएमआईएम के उम्मीदवार माजिद हुसैन के समर्थन में एक राजनीतिक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने यह तक कह दिया कि वो नामपल्ली के मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं। 43 साल के माजिद हुसैन उभरते हुए नेता हैं ओवैसी की पार्टी के। उन्होंने 2020 में बिहार चुनाव में भी आईएम के लिए काम किया था और वहां पर सीमांचल इलाके में पार्टी को 5 सीटें मिली थी। इसी तरह से जुबली हिल्स एक सीट है नामपल्ली से पास नहीं सकी हुई। यहाँ कांग्रेस एआईएमआईएम पर बीआरएस की मदद के लिए मुस्लिम मतदाताओं को बांटने का आरोप लगा रही। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं।
टोंक से पिछली बार चुनाव लड़े थे, हार गए थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से वो सांसद रह चुके हैं और गृह राज्य तेलंगाना में वो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। एआईएमआईएम के साथ इस कड़ी लड़ाई में कांग्रेस को जुबली हिल्स से पूर्व एआईएमआईएम के उम्मीदवार नवीन यादव का भी समर्थन मिला हुआ है, जिन्होंने 2014 में यहाँ से मजलिस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। और एआईएमआईएम द्वारा बीआरएस, तब टीआरएस हुआ करती थी, के लिए समर्थन की घोषणा के बाद उन्होंने 18 में निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ा। तो ये सारी चीज़ें इसकी सीट पर हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं कि ऐसा नहीं था कि ओवैसी हमेशा से कांग्रेस के खिलाफ थे, हमेशा से कांग्रेस का विरोध करते थे और हमेशा से उनकी कांग्रेस से दुश्मनी थी। अविभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी के बीच ज्यादातर सीधा मुकाबला होता था। तो जो ओवैसी साहब थे, एआईएमआईएम के झुकाव की बात करें तो वो कांग्रेस की तरफ होता था। दोनों दलों के बीच संबंध खासतौर से 2004 से 9 तक बड़े अच्छे माने गए। वाई.एस. राजशेखर रेड्डी उस वक्त मुख्यमंत्री थे। 2009 में वाईएसआर के निधन पर असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। बड़े मीठे संबंध थे, लेकिन ये संबंध 2012 में बिगड़ गए। वाईएसआर राजशेखर रेड्डी जब मुख्यमंत्री बने तो आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को पहली बार लगा कि उनका कोई अपना सरकार का मुखिया बनकर आया है। उस वक्त की सच्चाई ये भी है, ओवैसी ने खुद ये बात कही थी। ओवैसी ने यह भी बताया था कि जब एक नौजवान दो विधायक थे तो आंध्र प्रदेश में तत्कालीन टीडीपी सरकार को वो घेरा करते और तब वाईएसआर हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करते थे, भले ही वो अलग अलग पार्टियों में। तो जब तक वाईएसआर रहे तब तक वो वैसे कांग्रेस के साथ एक नेचुरल कनेक्ट की वजह से जुड़े रहे। लेकिन बाद में उनके जाने के बाद स्थितियां थोड़ी सी परिवर्तित हो गई। वाईएसआर की मौत के बाद आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के लिए हालात खराब होते गए और पहले इसमें वाईएसआर, जगनमोहन रेड्डी और फिर तेलंगाना आंदोलन को गलत तरीके से डील किया गया। इन दो घटनाक्रमों के चलते आखिरकार आंध्र प्रदेश कांग्रेस और बाद में राज्य का बंटवारा हुआ और इस उथल पुथल के दौरान ओवैसी के साथ कांग्रेस के रिश्ते और खराब होते चले गए। खासकर एन किरण कुमार रेड्डी के दौर में तो बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। किरण रेड्डी के शासनकाल में चंद्रयान गुट्टा से एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को कथित नफरत भरे भाषण के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। यहां से रिश्ते और ज्यादा खराब होने शुरू हो गए। चार मीनार पर मंदिर निर्माण की कोशिशों को लेकर किरण रेड्डी सरकार हिंदुत्ववादी संगठनों के खिलाफ कमजोर दिखाई दी। इसके बाद और ज्यादा नाराजगी बढ़ गई। इस मुद्दे पर एआईएमआईएम ने रेड्डी सरकार से समर्थन वापस ले लिया और किरण रेड्डी को हिंदुत्ववादी सीएम करार देने में उसने कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। किरण रेड्डी ने 2014 में कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बना ली। बाद में उन्होंने इसे भंग कर दिया और 2018 में फिर से कांग्रेस में वो शामिल हो गए। 2023 में शुरुआत में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो किरण कुमार रेड्डी ने तो बड़ा नुकसान किया कांग्रेस का। यहाँ पर 2012 में रिश्ते टूटने के बाद से ओवैसी कांग्रेस के खिलाफ हो गए। दूसरी तरफ कांग्रेस एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहने और उस पर मुस्लिम वोट काटने और उम्मीदवार खड़े करने का आरोप लगाने लगी। इस चुनाव में भी वही बीजेपी कह रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं। 2022 में कांग्रेस ने तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा में हैदराबाद शहर को शामिल करने के लिए यात्रा का रूट बढ़ाया। ज्यादा पैदल चले राहुल गांधी और इसका असर यह हुआ कि अब 23 के चुनाव में एक तरीके से कांग्रेस वापसी की मुद्रा में आ गई। कांग्रेस के रणनीतिकार तेलंगाना में कर्नाटक मॉडल को दोहराना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि तेलंगाना का मुसलमान कांग्रेस के पास चला जाए, कल्याणकारी योजनाएं, ओबीसी और दलित वोट उनके खाते में चले आए और वो सरकार बना ले। ऐसे में ओवैसी थोड़े परेशान में है कि अगर उनका दांव चल गया, यानी कांग्रेस का दांव चल गया, तो फिर ओवैसी का क्या होगा। अब जो भी हो, लेकिन इस समय तेलंगाना का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। आपको यह एनालिसिस कैसा लगा, ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप जरूर बताइए। क्योंकि तेलंगाना का चुनाव, उसके जो नतीजे हैं वो कुछ भी हो, लेकिन जो भी होंगे बड़े ऐतिहासिक होंगे, ये आप लिख कर ले लीजिए। और शुक्रिया आप सभी लोगों को ये कार्यक्रम देखने के लिए। मुझे इजाजत दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।